प्यारे मित्रों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह। जैसा कि कल हमने शक्ति संतुलन के अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ा था और जाना था कि शक्ति संतुलन को किन किन अर्थों में हम परिभाषित कर सकते हैं और किन किन रूपों में शक्ति संतुलन को देखा जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो आज उसी क्रम में अपने शक्ति संतुलन का पार्ट सेकंड, शक्ति संतुलन के प्रकार एवं विशेषताओं को देखने का हम प्रयास करेंगे कि शक्ति संतुलन में के कितने प्रकार हुए और शक्ति संतुलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व कल के वीडियो का एक पॉइंट रह गया था कि मार्गेंथाउ महोदय ने भी चार प्रकार के शक्ति के संतुलन के अर्थ बताए हैं। तो उसको मैं आपको बता दूं, उसके पश्चात हम सीधा शक्ति संतुलन के प्रकार एवं विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। तो जो मार्गेंथाउ महोदय हैं, उन्होंने जो चार प्रकार बताए हैं शक्ति संतुलन के, ये चार अर्थ हो सकते हैं शक्ति संतुलन के। वो पहला है राज्य में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली। तो इन सभी को हम पहले ही इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं बातों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको फिर भी अगर यह समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दें, ताकि जहां आपको समझ ना आया हो उसको आपको पुनः समझाया जा सके। तो आज हम शक्ति संतुलन के प्रकार को देखने का प्रयास करेंगे। जो शक्ति संतुलन है वो लगभग दो प्रकार का होता है। एक है सरल संतुलन और एक है बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन उस अवस्था में कहेंगे जब दो राज्यों अथवा दो विरोधी गुटों या दो संस्थाओं के मध्य शक्तियों का संतुलन देखने को हमें मिले, तो उसे हम शक्ति संतुलन कहेंगे, यानी कि उसे सरल संतुलन कहा जाएगा। और इसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध की स्थिति रही थी, उस रूप में, उस उदाहरण से समझ सकते हैं कि दो गुट थे। एक सोवियत गुट था, एक अमेरिका का गुट था, एक पूंजीवादी गुट था और एक साम्यवादी गुट था। और आपस में दोनों गुट क्या है, अपने को अधिक शक्तिशाली बताते हुए या अपनी विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाने हेतु क्या है, उन दोनों के मध्य शक्ति संतुलन को लेकर क्या है, टकराव हमको देखने को मिलता था। तो उस अवस्था को हम सरल संतुलन कह सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रकार है वो है बहुमुखी संतुलन, जिसको कि जटिल संतुलन भी कहा जा सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और फिर संतुलनों के भीतर भी क्या है, हमें संतुलन होता दिखाई देता है। तो इस प्रकार के संतुलन को हम क्या कहते हैं, बहुमुखी संतुलन कहते हैं। इसे फिर से समझने का प्रयास करें तो जब दो से अधिक राष्ट्र या दो से अधिक शक्ति गुट हमको देखने को मिले, तो उस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, बहुमुखी संतुलन कह सकते हैं। कहीं ना कहीं दो से अधिक गुट हमको जब दो गुट देखने को मिलेंगे तो उसे हम सरल संतुलन कहेंगे। जबकि दो से अधिक गुट और उनके मध्य भी क्या है, राष्ट्रों के साथ अलग अलग गठबंधन बनते जा रहे हैं, कोई गठबंधन किसी के साथ, किसी के साथ। तो इस प्रकार जब हमको दो से अधिक संतुलन की अवस्थाएं देखने को मिलती है तो उसे हम बहुमुखी संतुलन कहते हैं। और लगभग युद्ध और संकट की जब स्थितियां होती है तो उस समय हमको बहुमुखी संतुलन के स्थान पर क्या है, सरल संतुलन ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आती है तो राष्ट्र क्या है, आपस में किसी न किसी राष्ट्र की सहायता करते हैं और इससे फिर क्या है, दो मुखी संतुलन हमको देखने को मिलता है, जिसे कि सरल संतुलन कहा जाता है। तो यानी कि जब दो गुट हों तो उसे हम सरल संतुलन कहेंगे, जब दो से अधिक गुट हों तो हम उसे बहुमुखी संतुलन कहेंगे, अगर साधारण शब्दों में उसको समझा जाए तो। और जो बहुमुखी संतुलन है वह भी क्या है, युद्ध की अवस्था में कहीं ना कहीं सरल संतुलन का रूप धारण कर लेता है, ऐसा विद्वानों कर लेता है। उसके पश्चात अब हम आज देखने का प्रयास करते हैं शक्ति संतुलन की
विशेषताएं। कल हमने शक्ति संतुलन के अर्थ परिभाषाओं को देखा था और आज शक्ति संतुलन के प्रकार को भी जाना। तो इससे अब कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती है, उन विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पामर और पार्किंस महोदय हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महान विचारक हैं। उन्होंने जो शक्ति संतुलन है उसकी कुछ विशेषताओं को बताया है। जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यह है कि शक्ति संतुलन से जो अभिप्राय है वह है तुल्यभारिता अथवा संतुलन। तुल्यभारिता अथवा संतुलन यानी कि संतुलन की अवस्था ही क्या है, शक्ति संतुलन है। और इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तित और चलायमान होते हैं। इतिहास में तो सबसे स्थायी रूप से कार्य करने वाला तत्व असंतुलन ही होता है। तो ये अपनी ही बातों को विरोधाभासी यहाँ पे बना रहे हैं कि शक्ति संतुलन क्या है, एक संतुलन है, किंतु वो मानते हैं कि संतुलन क्या है, कभी भी इतिहास में हमको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि संतुलन स्थापित हो ही नहीं सकता। संतुलन, अगर शक्ति का संतुलन स्थापित होता भी है और कुछ समय तक रहता भी है तो दूसरा राष्ट्र पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाकर, जो कमजोर है, पुनः क्या है, अपनी शक्ति को अधिक करके संतुलन को बिगाड़ देगा। तो ऐसा क्या है, ऐसा हमको विश्व राजनीति में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो पहला अभिप्राय निकलता है वो संतुलन निकलता है और यहीं पर दूसरा अभिप्राय निकलता है कि शक्ति संतुलन क्या है, असंतुलन को क्या है, स्वतः ही जन्म देता है। उसके पश्चात जो अन्य विशेषता है वो यह है कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव क्या है, प्रयत्नशील रहना पड़ता है। किसी भी हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन अगर राज्यों को स्थापित करना है तो उसके लिए क्या है, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। शक्ति संतुलन का अर्थ है जो आदर्श संतुलन की अवस्था है उसकी बात नहीं की जा रही है, जबकि जब शक्ति संतुलन अपने पक्ष में हो, राष्ट्र के अपने पक्ष में हो, उस अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके लिए राष्ट्रों को क्या है, प्रयत्नशील यानी कि अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति को, अन्य प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उसको बढ़ाना पड़ता है और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व जो ब्रिटेन है वो लगभग जो समुद्र का क्या है, बादशाह माना जाता था, सैन्य शक्ति में सबसे अधिक शक्तिशाली था। किंतु आज हम देखते हैं कि अन्य राज्यों ने क्या है, अन्य राज्य या यूं कहें संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर आज पहले स्थान पर वो माना जाता है और चीन कहीं ना कहीं उसको अब प्रतिद्वंदता देखता, मतलब उसको चुनौती देता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात जो तीसरा है विशेषता वह यह है कि शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है। यानी कि शक्ति संतुलन के माध्यम से अगर किसी राष्ट्र ने अपनी शक्ति को अधिक बढ़ा लिया है तो राष्ट्र उसके साथ युद्ध करके पुनः क्या है, उसकी शक्ति को कम करके पुनः की स्थिति, यथा स्थिति यानी कि उसको हरा करके उसकी शक्ति को कहीं ना कहीं कम कर देंगे और उससे क्या है, पुनः जो पहले की स्थिति थी कि वो बराबर की जो अवस्था है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन को एक विशेषता है यह भी निकलती है कि ज्यों के त्यों स्थिति बनाए रखना, अर्थात युद्ध की अवस्था नहीं, शांति की अवस्था बनाए रखना, इस रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। अगली जो विशेषता है वह यह है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है। शक्ति संतुलन की जो अगली विशेषता है वह यह है कि शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है या पूर्ण शक्ति संतुलन कभी भी स्थापित हो सकता है, ऐसा कहना क्या है, अत्यंत कठिन है। और ये स्थिति क्या है, अत्यंत कठिन स्थिति है। ऐसी स्थिति हम शक्ति संतुलन की कितनी भी बात करें किंतु ऐसी स्थिति को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो शक्ति का तत्व है उसको मापना क्या है, संभव नहीं है, और उसको शक्ति के तत्व को स्थिर रख सकना भी क्या है, संभव नहीं है और असंभव है। इसलिए क्या है, पूर्ण शक्ति संतुलन की स्थिति हम विश्व में ला सकते हैं कहीं ना कहीं एक सपना सा है, या यूं कहें इस स्थिति को नहीं लाया जा सकता है। दो शक्ति गुटों की स्थिति क्या है, बराबर है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केवल एक ही स्थिति में किया जा सकता है और वह स्थिति क्या है, युद्ध की स्थिति। जब दोनों ही राष्ट्रों के मध्य युद्ध होगा तो तभी हम जान सकते हैं कि दोनों की शक्ति बराबर थी या दोनों की शक्ति में किसकी कमजोर थी और किसकी अधिक थी। युद्ध के बिना इसको जानना क्या है, संभव नहीं है।
अन्य जो विशेषता है वो यह है, जो इतिहासकार है वो संतुलन को क्या है, या शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ देखते हैं, जबकि राजनीतिक क्या है, इसको व्यक्तिनिष्ठ देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इतिहासकार की दृष्टि में शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग क्या है, समान सी प्रतीत होती है, यानी कि आदर्श अवस्था जो है उसकी बात की जा रही है। पर राजनीतिज्ञ या राष्ट्र का के इस अवस्था को शक्ति संतुलन की अवस्था मानते हैं, जबकि क्या है, एक पक्ष अधिक शक्तिशाली हो और दूसरा पक्ष कमजोर हो, यानी कि शक्ति अपने पक्ष में हो। तो राजनीतिज्ञ क्या है, इसको शक्ति संतुलन कहते हैं, जबकि इतिहासकार क्या है, दोनों राष्ट्रों के मध्य समान शक्ति होने को क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं। तो इस रूप में भी इसको देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो अवधारणाएं, अर्थ हमने देखे थे उससे मिलती जुलती बातें ही विशेषताएं में आ रही हैं। तो इससे आपका क्या है, पुनः रिवीजन हो जाएगा और आपको ये याद भी हो जाएंगे। उसके पश्चात जो शक्ति संतुलन की अगली विशेषता है वो यह है कि शक्ति संतुलन किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में हमको देखने को मिल सकता है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, सर्वाधिकारवादी हो, किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, हमको शक्ति संतुलन देखने को मिल जाएगा। लोकतांत्रिक देश जो साधारणतः उदारवादी राष्ट्र नीतियों को अपनाते हैं और इस कारण शक्ति संतुलन स्थापित करने में विशेष उत्सुक नहीं होते, किंतु जो सर्वाधिकारवादी देश होते हैं वो शक्ति संतुलन के क्या होते हैं, हामी होते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य होता है वो केवल और केवल क्या होता है, प्रसार करना, अपनी भूमि का प्रसार करना होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक देशों में कम और सर्वाधिकारवादी देशों में अधिक, किंतु हमें यह शक्ति संतुलन सभी प्रकार के देशों में देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात जो अगली विशेषता इसकी है कि शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही क्या है, खिलाड़ी होते हैं, यानी कि शक्ति संतुलन उन्हीं के लिए है जिनके पास शक्ति है। कहीं ना कहीं जो शक्तिशाली राष्ट्र होंगे, बड़े शक्तिशाली राष्ट्र, उनके लिए ही ये शक्ति संतुलन की बात की जा रही है। जो छोटा राष्ट्र है, नेपाल सरे के, भूटान, ऐसे जो छोटे राष्ट्र हैं, ब्रह्मा, तो इनके लिए शक्ति संतुलन की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है, शक्ति में इतनी निम्न अवस्था में है कि ये किसी को हराने की सोच ही नहीं सकते। तो सीधे सीधा अर्थ निकलता है, एक विशेषता निकलती है कि शक्ति संतुलन क्या है, जो बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन्हीं का खेल है और वही इस खेल में भाग लेते हैं। और जो छोटे राज्य हैं वो केवल क्या है, इसके मोहरे होते हैं और वो इसमें जैसा बड़े शक्तिशाली राष्ट्र कहेंगे वो उसके अनुसार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, जो जिससे वो प्रभावित होंगे उसके साथ वो मददगार होंगे। तो यानी कि जो शक्ति संतुलन का खेल है यह बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का खेल होता है। उसके पश्चात जो अगली तो 7 विशेषताएं हमारे पास इसमें शक्ति संतुलन की देखने को मिलती है। तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि शक्ति संतुलन की क्या है, उसमें क्या क्या अंतर्निहित मान्यताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो शक्ति संतुलन के संबंध में जो जो मान्यताएं हैं उसमें जो क्विंसी राइट महोदय हैं उन्होंने शक्ति संतुलन के संबंध में 5 मान्यताओं का क्या है, उल्लेख किया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी 5 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि प्रत्येक राज्य उपलब्ध शक्ति एवं साधनों के द्वारा, जिनमें युद्ध भी है शामिल है, ऐसे साधन जिनमें युद्ध भी, मतलब जो उपलब्ध साधन है और शक्ति है उससे क्या है, साधन, युद्ध भी अपने आप में एक साधन है दूसरे राष्ट्र को कमजोर करने का। तो इनके द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितों एवं अधिकारों की रक्षा करता है। यह निश्चित करना प्रत्येक राज्य का काम है कि वह अपने किन हितों को महत्वपूर्ण मानता है, परंतु सामान्यता, स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होते हैं। तो शक्ति संतुलन की जो पहली मान्यता है वो यह है कि शक्ति संतुलन के माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। कोई भी उसके राष्ट्रीय हित हो सकते हैं, चाहे वो विदेश से सुरक्षा हो, चाहे वो अपने जो जनमानस है उसको उसका भरण पोषण हो, चाहे
देश का विकास हो, किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय हित हो सकते हैं, किंतु शक्ति संतुलन के माध्यम से राष्ट्र अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि राज्यों के जो महत्वपूर्ण हित होते हैं या राष्ट्रीय हित होते हैं महत्वपूर्ण, को या तो खतरा उपस्थित होता है या उनके लिए संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है, और यदि ऐसा ना होता तो राज्यों को उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि दूसरी मान्यता यह है कि शक्ति संतुलन की अवस्था में जो राष्ट्र हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्र से खतरे की स्थिति हमेशा दिखाई देती है, और तभी शक्ति संतुलन किया जाता है। यानी कि राष्ट्रों को जब खतरा महसूस होता है दूसरे राष्ट्रों से तो तब वो संतुलन करते हैं। संतुलन का अर्थ यह है कि अपनी शक्ति को संरक्षित करते हैं। यानी कि जब भारत को चीन और पाकिस्तान से खतरा महसूस हुआ तभी उसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। तो यह कहने का तात्पर्य क्विंसी राइट महोदय का जो दूसरी अंतर्निहित मान्यता है वह यह है। उसके पश्चात जो तीसरी मान्यता है वह यह है कि संतुलन या तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर महत्वपूर्ण हितों की रक्षा में सहायक होता है, या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त करके मार्मिक हितों की रक्षा करता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि राज्य किसी अन्य राज्य पर आक्रमण उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास शक्ति की प्रचुरता न हो। यानी कि जब एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होता है तभी वह कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण करता है। अगर उसे लगता है कि वह दूसरे राष्ट्र से युद्ध में हार जाएगा तो वो कभी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करता है। यह क्या है? शक्ति संतुलन की तीसरी अंतर्निहित मान्यता है। चौथी मान्यता है कि राज्यों की शक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन कभी भी नहीं किया जा सकता, और भविष्य में किसी राष्ट्र की शक्ति क्या हो सकती है इसका अनुमान भी कभी नहीं लगाया जा सकता है। ये चौथी मान्यता है। और पांचवी मान्यता है कि जो राजमर्मज्ञ अपनी विदेश नीति के निर्णय शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ और सोच समझकर करते हैं। यानी कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं किसी राष्ट्र के, जो राष्ट्राध्यक्ष या जो नौकरशाह होते हैं, वह दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध रखते हैं वह शक्ति संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखकर और सूझबूझ के साथ रखते हैं कि उससे उनका क्या राष्ट्रीय हित हो सकता है या नहीं हो सकता है। उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या है राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का निर्वहन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो को सुनने के पश्चात शक्ति संतुलन की जो विशेषताएं हो सकती हैं और शक्ति संतुलन के जो दो प्रकार हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी बनती हो आपकी, जो बात आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट के माध्यम से उसे अवश्य पूछें। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।